दोस्तों यह कहानी दिल दहला देने वाली है और पूरे फिल्म में बताया गया है कि एक औरत जो घर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी और वो अपने पति के द्वारा पकड़े जाने पर अपने ही पति रेपिस्ट केस बना देती है, जिससे उसके पति फांसी लगा लेता है। तभी वह औरत के बेटा जब बड़ा होता है तो अपनी माँ को ही मार डालता है और उसकी माँ जिस वेलफेयर एसोसिएशन में काम करती थी वह सभी एसोसिएशन के सभी मेंबर को धीरे धीरे सबको मर्डर कर देता है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम राम प्रसाद नाम का एक आदमी को देखते हैं जो लंदन जाने वाला होता है, लेकिन वीज़ा कैंसिल हो जाने के कारण वह लंदन नहीं जा पाता है और वह एक फर्नीचर का काम करता था। और उसके बाद राम प्रसाद अपने घर चला जाता है। तभी उसकी बीवी को हम देखते हैं जिसका नाम झांसी होता है। जब राम प्रसाद टॉवेल लेने के लिए जब अलमारी को खोलता है तो उसमें एक मर्द छिपा रहता है जो राम प्रसाद की पत्नी झांसी ने छिपा रखा था। और उसके बाद राम प्रसाद झांसी को वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी अगले दिन राम प्रसाद के दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे जेल ले जाते हैं, क्योंकि इसलिए राम प्रसाद की पत्नी झांसी राम प्रसाद पर झूठी रेप केस कर देती है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं केडी नाम का एक पुलिस वाले जो एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था। तभी उधर से एक कांस्टेबल बुलाता है और बोलता है कि एक मर्डर हो गया है और वह नदी के किनारे शिप में उसका बॉडी है और उसके पास एक फ़ोन है और एक पर्स मिलता है, जिसमें केडी उसका फ़ोन को फिंगर से कर देता है। उसका बड़ा भाई को कॉल करता है और बोलता है मर्डर हो गया है आपके भाई को, लेकिन मर्डर उसकी भाई नहीं की थी। दोस्तों हम अगले सीन में देखते हैं कि केडी को पुलिस स्टेशन में वर्षा नाम की एक लेडी पुलिस की पोस्टिंग होती है, जो केडी वर्षा को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। तभी केडी की गर्लफ्रेंड की मैसेज आता है जिसका नाम आर्या होता है और वह वेलफेयर एसोसिएशन की प्रोफेसर होती है और वह एक कॉफ़ी शॉप में मिलती है और केडी आर्या से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन आर्या मना कर देती है क्योंकि वह दोनों शादीशुदा नहीं थे। लेकिन आर्या केडी को बोलती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी अगले दिन जब केडी अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था तभी आर्या पूरे सामान लेकर केडी के घर रहने चले आती है। अभी हम उसके बाद एक बार को देखते हैं जिसमें संजना नाम की एक लड़की और रमेश नाम का एक लड़का होता है। रमेश संजना को बोलता है कि ज़्यादा रात हो गई है तो घर चलिए, लेकिन वह नहीं जाती है। तभी अगले दिन केडी को कॉल आता है जिसमें वह बोलता है कि बाढ़ में एक लड़की की मर्डर हो गया है, जिसमें उसके सभी अंगों को अलग अलग कर दिया गया है काट कर, और संजना के गर्दन पर डबल दांत वाला आदमी ने काटा था और संजना के बॉडी के पास जूता का भी निशान था, जिससे केडी पता लगा लेता है कि यह किस कंपनी के जूता है। लेकिन केडी इमोशनल हो गया था। जब केडी अगले दिन फॉरेंसिक लैब में जाता है तो वहां से पता चलता है कि यह बॉडी संजना की नहीं है, लेकिन सर सिर्फ इसका संजना का है और उसका बॉडी में सभी अंग अलग अलग लेडी की है, जिसकी उम्र 25 से लेकर 35 साल तक की है। तभी केडी को वहां से पता चलता है कि डबल दांत वाला आदमी ने संजना को मारा है और संजना के बॉडी के पास जिस जूता का उनका छाप था वह फिला कंपनी का था, जिससे केडी को गुनहगार के खोजने में थोड़ी मदद हेल्प मिलती है। और फोरेंसिक लैब की लड़की बोलती है कि यह एक सीरियल किलर हो सकता है और केडी सीरियल किलर को खोजने लगता है और उस केस को केडी, अविनाश और वर्षा हैंडल कर रहे थे। अगले दिन केडी, अविनाश और वर्षा संजना के दोस्त रजिता के घर जाती है और वहां से कुछ भी नहीं मिलता है और रजिता के बॉयफ्रेंड कुमार रजिता को लाने आता है तो केडी उससे अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिलता। जब केडी संजना के घर जाते हैं तो केडी का ध्यान एक फोटो पर पड़ता है जिसमें एक डबल दांत वाला लड़का होता है जिसका नाम राघव होता है। लेकिन राघव अपने घर पर नहीं होता है, वह शहर में काम करता था। लेकिन जब केडी और वर्षा उसके घर छानबीन करने जाते हैं तो राघव वहाँ नहीं था, लेकिन राघव के घर से वह फिला कंपनी का जूता निकलता है, जिससे केडी को पूरा कंफर्म हो गया था कि संजना का कातिल राघव ही है। लेकिन दोस्तों जब राघव से पूछताछ किया जाता है तो वह बोलता है कि मैं उस रात को वाइजैक में नहीं था, एक कालाबान में पर्सनल काम से गया था। और उसके बाद केडी जब अपने घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसी रात जब वह अपनी मम्मी को डिनर कर रहा था वह आर्या की मम्मी से कहता है कि आर्या प्रेग्नेंट है। तभी आर्या की मम्मी बोलती है कि अब किसी भी तरह तुम दोनों की शादी करनी होगी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं तो कोर्ट में राघव की आज सुनवाई होती है, लेकिन केडी को एक ईमेल आती है जिसमें एक वीडियो का लिंक होता है और वीडियो में राघव दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि राघव उस रात वाइजैक में नहीं था और इससे ये भी पता चलता है कि राघव गुनहगार नहीं है। केडी जब एक पुलिस वाले को कॉल करता है तो
उसे पता चलता है कि राघव की आज इनकाउंटर होने वाली है, लेकिन केडी कमिश्नर को फोन करता है और बोलता है कि राघव को मारना नहीं है, राघव निर्दोष है, वह उस रात हाईजैक में नहीं था। लेकिन कमिश्नर नहीं मानता है। तभी केडी एक न्यूज चैनल वालों को खबर देता है कि पुलिस वाले के अंदर वाईजैक के अंदर एक इनकाउंटर होने वाली है, राघव नाम का अपराधी। लेकिन कमिश्नर के कॉल करने पर राघव को नहीं मारा जाता है और उसे जेल में लाया जाता है। लेकिन राघव जेल के अंदर ही फांसी लगा लेता है। लेकिन जनता खुश होती है, लेकिन असली गुनहगार राघव नहीं था बल्कि कोई और था। जब केडी अपने कार के पास जाता है तो उसके कार के गेट पर रजिता के फोटो पर एक्स का निशान लगा रहता है, जिससे केडी समझ जाता है कि अगली बारी रजिता की है। तभी केडी रजिता को कॉल करता है और बोलता है कि घर के बाहर नहीं निकलना, और केडी उस घर पर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी आदमी नहीं होता है। और उसके बाद केडी जब घर जा रहा होता है तो उसके कार के आगे वर्णन पर एक फोटो डाला होता है, जो फोटो उसकी गर्लफ्रेंड आर्या की होती है, और फोटो पर एक्स का निशान लगा रहा, जिससे वह बहुत घबरा जाता है और केडी घर जाता है। लेकिन आर्या को कुछ नहीं होता है। लेकिन जब केडी वॉशरूम में जाता है तो उसे बाथरूम के अंदर वाले शीशे पर अजीब पिक्चर बने होते हैं, जिससे वह मिटा देता है और उसे लगता है कि यहाँ कोई है। इसलिए मैक्स, उसका कुत्ता का नाम होता है मैक्स, और केडी मिलकर घर के बाहर देखने लगते हैं और अगली सुबह पुलिस कांस्टेबल को अपने घर के आसपास लगा देते हैं आर्या की सेफ्टी के लिए। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में केडी और वर्षा एक पब में जाते हैं और वहां से उन दोनों को दूसरे पब के बारे में पता चलता है, और वहां पर जाने पर बिना पब स्टैम्प के आदमी को अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तभी केडी उन डेड बॉडी के ऊपर देखता है कि उसके हाथ पर पब स्टैम्प लगा हुआ था। लेकिन जब पब में पूछताछ करने जाते हैं तो पब के मैनेजर बताते हैं कि हम हर 2 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरा वीडियो को डिलीट कर देते हैं, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिलती है। तभी अगली सुबह वर्षा केडी को एक और फाइल दिखाती है, और वह तन्या नाम की एक लड़की की होती है, जिसकी एज 25 साल की होती है, और यह वाईजैक के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, और यह लड़की अपने शादी से पहले ही गायब हो गई थी। और केडी उसके बाद तन्या नाम की लड़की को प्रेस को बताता है। तभी केडी की गर्लफ्रेंड आर्या केडी को कॉल करके कहती है कि उसको मैं जानती हूँ, और आर्या केडी को बताती है कि तान्या वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर रह चुकी है। और केडी वेलफेयर एसोसिएशन में जाता है और वहां से पता चलता है कि पूजा नाम की एक लड़की पहले यहाँ पर मेंबर थी, और वह 4 महीने पहले ही यहाँ से हैदराबाद चली गई, लेकिन वहां जाते ही उसकी मौत हो गई। तभी केडी अविनाश को कॉल करके पूछता है तो अविनाश बताता है कि पूजा नाम की लड़की की बॉडी 4 महीने पहले ही मिली थी, और इस केस को हैंडल विक्रम रुद्र राजू सर कर रहे थे, लेकिन इस केस में उसकी लेफ्ट हैंड मिसिंग था। और उसके बाद केडी बूढ़ी दादी से पूछती है तो वह बताता है कि 15 साल पहले ही इस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह, और वह बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन वह अकेले ही रहती थी, पर उसे कोई एक आदमी ने मार दिया था, और वह मथुरा बड़ा नाम की जगह पर रहती थी। केडी और वर्षा झांसी के घर जाता है, लेकिन वहाँ के दीवार पर कुछ अलग अलग चीज लिखी हुई थी और अलग अलग तस्वीर बनाई हुई, और एक दीवार पर बच्चा, पिता और माँ का चित्र बना हुआ था, और एक पौधा पर छोटा सा रूम बना हुआ था, और एक पिक्चर बनी रहती है, और वहाँ कुछ पेपर मिलते हैं। उसके बाद उस घर में आग लग जाती है, और एक फोटो से केडी बताता है कि बेटा अपने पिता से बहुत प्यार करता था और माँ से नहीं। और उसके बाद कांस्टेबल वहां पर एक फाइल देता है, और उस फाइल में झांसी की रिपोर्ट होती है, और उसकी एक फोटो में पैर की उंगली कटी रहती है, और उस पेपर में एक श्रद्धांजलि छपी की ऐड रहती है। और उसके बाद वहां पर आग लग जाती है, जिससे देखकर वर्षा और केडी हैरान हो जाता है। और उसके बाद केडी और झांसी एक प्रेस में जाता है, जहां पर पुराने पेपर में श्रद्धांजलि ऐड को खोजता है। तभी केडी को कमिश्नर का कॉल आता है, और कमिश्नर केडी को बोलता है कि तुम्हारे घर में सुरक्षा कांस्टेबल को हटा दिया गया है। और वह उस बात को सुनते ही केडी वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के घर के लिए निकल जाता है, और वह जब घर पहुंच के देखता है तो आर्या वहां पे नहीं रहती है। तभी कुछ देर बाद वर्षा वहां पर सभी श्रद्धांजलि ऐड वाली पेपर को लेकर पहुंच जाती है, और केडी को उस सही प्रेस में श्रद्धांजलि तभी केडी उस सही पेपर को देखते हैं, और उस पेपर में एक चीज कॉमन थी कि जिस जगह श्रद्धांजलि ऐड छपी हुई थी उस जगह एक डेंटल कैंप की पोस्टर भी छपी है, और हर एक पेपर में थी, और वह अलग अलग दिन और अलग अलग साल में छपा रहता है, जिससे केडी को कुछ गलत लगता है, और वह वर्षा को एक फोटो दिखाता है जिसमें संजना डबल दांत लगाती थी। तभी केडी इधर उस डेंटल कैंप को एड्रेस को पता लगाता है और वहां पर पहुंच जाता है।
तभी केडी की गर्लफ्रेंड आर्या सभी बातों को अपने डायरी में लिखती है। तो उस डेंटल कैंप की एड्रेस आर्या अपने डायरी में भी लिखी हुई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो भी क्रिमिनल था वो सिर्फ वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर को ही टारगेट करता था, जिसमें वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर आर्या भी थी। उसके बाद दोस्तों केडी उस एड्रेस पर जाता है और वहाँ पर झांसी के पति राम प्रसाद की फोटो लगी हुई होती है। और उसके बाद नजर एक पेंटिंग पर पड़ता है, इसमें एक ब्रेसलेट होता है जो पूजा के पति पहना हुआ था। और उस पेंटिंग को हटा कर देखता है तो उसके पीछे एक हाथ कट रहता है। और दोस्तों अलग अलग फोटो के नीचे अलग अलग बॉडी का अंग काट कर रखा रहता है। तभी केडी का नजर एक फोटो पर पड़ता है जिसमें रजिता का बॉयफ्रेंड कुमार रहता है। तभी केडी को शक हो जाता है कि इस सब के पीछे कुमार का ही हाथ है। तभी कुमार पीछे से आकर केडी पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे एक कुर्सी में बांध देता है और पेड़ काटने वाले मशीन से उसे काटने जाता है। तभी केडी अपनी बातों में बहला फुसला कर कुमार को अपने गेट खोलने के लिए बोलता है। जब वह गेट खोलता है तो केडी अपने डॉगी को सीटी मार के बुला लेता है और वह कुत्ता कुमार पर हमला करता है, लेकिन कुमार भी उस कुत्ता को गोली मार देता है। तभी वहाँ पे वर्षा पहुंच जाती है और केडी को बचा लेता है। उसके बाद केडी कुमार से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे होते हैं। तभी कुमार बताता है कि बचपन में मेरी माँ बहुत बुरी इंसान थी, उसके चलते 2 जिंदगी बर्बाद हो गई, इसमें मेरे पापा ने फांसी लगा लिया और वह मेरे सामने गैर और मर्दों के साथ संबंध बनाती थी और मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरे पापा प्यार करते थे।